DDG, senior consultant gynecologist at Bombay Hospital, presented papers and chaired many sessions in state, national, and international conferences. Facilitator of Chhattisgarh Government Doctor in Training Program, Values in Healthcare, supported by Chhattisgarh Government, organized by Janki Foundation for Global Healthcare 2005 to 2006. DDG लाइफ मेंबर है IMS मेडिकल विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू राजस्थान में। एंड DDG जो है 1986 से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और गीता एंड टेंशन फ्री लाइफ पर दीदी ने इंडिया में वेरियस लोकेशन पर सेशंस भी किए हैं। एंड DDG ने मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कई स्कूल कॉलेजेस में भी प्रोग्राम किए हैं। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दिव्य गर्भ संस्कार फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द फीटस। एंड DDG ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, तो सभी का जिक्र कर पाना तो समय की अभाव को देखते हुए पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही दूंगी। एसेंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग, अहिंसा परमो धर्म एंड श्रीमद् भगवद गीता, मेडिसन टू मेडिटेशन, माय कैंसर जर्नी एंड बियॉन्ड, दिव्य गर्भ गीता, स्वर्णिम भारत की आधारशिला। DDG को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से प्रमुख है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2015 बाय द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेरिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एट आगरा। DDG आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। अब आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हमेशा उमंग उत्साह से इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा हर पल उमंग उत्साह में रहता है। तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और फिर एक ही सेशन में पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में भी हम इसको लेंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस एंड थ्रू भगवत गीता, भगवत गीता के आधार पर कैसे हम दोनों में बैलेंस रखें। तो वैसे हमारा भारत देश बहुत महान है और इस देश में स्पिरिचुअलिटी बहुत खास है और इसी के कारण वो विश्व गुरु बनने वाला है। वर्क लाइफ बैलेंस के जो सेशंस होते हैं बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होते हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, वो इस दुनिया के आधार पर होता है और वो उसका मीनिंग भी अलग लेते हैं। लेकिन हमारे सामने इतना बड़ा गीता ज्ञान है जो सचमुच हमें रियलिटी में समझाता है व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज बैलेंस। आज हम देखेंगे। तो आज हम जब इस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे और ऐसे ही बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो वहां पर कुछ जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भौंक रहे थे। तो हमारा ध्यान गया कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखा कि एक कोने से जब वो गाड़ी कार जाती थी तो वो भौंकते थे, दूसरी तरफ तक काफी दूर तक जाते थे, फिर वो थक जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। ऐसे ही बार बार वो कर रहे थे और हाफ हाफ के थक जाते थे। काम तो वो भी कर रहे थे। हमने कहा हाँ, ये काम तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो थक जा रहे हैं, निकला क्या? कुछ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में भी हम भागते रहते हैं, लेकिन हमारे पास विवेक है, उनके पास विवेक नहीं है। तो हम विवेक को भी और अच्छे से देखेंगे और अपनी लाइफ को देखेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं। ये सेशन सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन
जो घर में भी रहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता कर्म योग का शास्त्र है। तो हम वर्क लाइफ बैलेंस से क्या समझते हैं? तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? क्या समझते हैं आप अपना? क्योंकि हम अगर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो सेशन लेक्चर के जैसे ले लेंगे। लेकिन हमने सोचा नहीं, इस बार हम आपस में डिस्कस करके करें जिससे और क्लैरिटी हो। तो अब क्या समझते हैं कि दुनिया में भी क्या समझते हैं, वर्क व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, हमें कैसे करना है? हाँ बताइए। हाँ डॉक्टर सृष्टि, ओके बताइए। Am I audible? या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। वर्क लाइफ बैलेंस में ज्ञान में आने से पहले तो नहीं इतना आइडिया था, बट ज्ञान में आने के बाद एक अनुभव ऐसा रहा है कि कर्म जो इस तरह का हो, मतलब काम करते हुए भी अपने कर्तव्य निभाते हुए भी कर्म अगर बिना किसी उम्मीद के किया जाए या ये सोच के किया जाए कि मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, सिर्फ एक कर्तव्य के नाते किया जाए तो उससे हमें शक्ति मिलती है। शक्ति मिलते हैं। हाँ जी। ओके थैंक यू। तो तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है, दुनिया में जो उसका अर्थ बताते हैं वो वर्क को अलग कर दिया है, लाइफ को अलग कर दिया है। तो अब आजकल तो जो प्रोफेशन है वो घर में आ गया है। जब से कोविड हुआ था तो जो आईटी सेक्टर है वो तो पूरा का पूरा घर में ही शिफ्ट हो गया और वहां से ही होने लगा सारा काम। तो भगवत गीता यह कहती है कि एक सेकेंड भी आप बिना कर्म के रह नहीं सकते हो। अर्थात जब तक ये लाइफ है तब तक ये वर्क है। तो इसमें बैलेंस मतलब कि अगर वर्क में आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए तो रियली आपकी जो पर्सनल है लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस आ जाता है। एक एक एक्टिविटीज को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सेकेंड सेशन में देखेंगे कि हम अपनी रूटीन को कैसे चेंज करें जिससे कि हमारे जीवन में जो आज हम स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड उसके चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवत गीता का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कोई भी कार्य करते हुए स्टेबल रहे। तो आज हम बहुत सारी बातें उसके बारे में देखेंगे। वैसे ये भी कहा जाता है 8-8-8 का फॉर्मूला, दुनिया में भी कहा जाता है। जो लाइफ प्रोफेशन जो होता है ना वो 8 घंटे का ही आपको दिया जाता है, इतने घंटे आपको प्रोफेशन करना। वैसे आजकल बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो रिक्रिएशन के लिए और घर जैसा माहौल उस कंपनी में भी तैयार कर रही है। लेकिन अगर मेरा मन अच्छा नहीं है, शांत नहीं है, तो कोई भी रिक्रिएशन की फैसिलिटी कहीं भी लिए आई जाए वो मुझे एनर्जी फील नहीं होगी। इसीलिए वास्तव में हमारा जो सारा फोकस होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए कि जो हमारी एनर्जी है वो सारे समय हाई रहेगी। इसीलिए हम अपनी एनर्जी को मैनेज करें। हम कोई भी कार्य करते हैं, सुबह उठने के बाद अगर मेरे जीवन में इंथ्यूजियाज्म नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ या जहां भी हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। या रात में सोते समय मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ,
इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती, एग्जॉस्ट होने पे भी नहीं आती है, और मन विचारों से परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। तो अधिकतर तो वैसे 8 घंटे ही दिया जाता है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन घर में भी जो हम काम करते हैं वो भी हमारा 8 घंटे रहता है। तो वैसे तो ईश्वर क्या कहता है कि 8 घंटे आपको सेल्फ के लिए काम करना है, लेकिन 8 घंटे ऐसा काम करना है जिससे कि आपकी एनर्जी चारों तरफ फैले, और फिर 8 घंटे में आप आराम करना और छोटे मोटे जो काम है वह कर सकते हैं। तो वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर कहा जाता है कि प्रोफेशन में अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है, स्ट्रेस भी कम होता है, और प्रेजेंट को हम इंजॉय कर सकते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और जो बिकम मोर सक्सेसफुल। तो इसीलिए आजकल हर जगह वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जरूर चर्चा की जाती है, लेकिन फीमेल्स के बारे में भी कहा जाए तो बाहर भी देखना पड़ता है, अंदर भी देखना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, और यहाँ हम जब देखते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जो फीमेल्स आती हैं, उनमें से स्ट्रेस किसको ज्यादा रहता है? आप क्या समझ सकते हैं, किसको ज्यादा रहता है? जो घर में रहते हैं या जो प्रोफेशन में रहते हैं, किसको रहता है ज्यादा? हाँ, किसको रहता है? जो घर में रहते। जो घर में रहते हैं। क्यों? क्यों? प्रोफेशन हाँ, प्रोफेशन हाँ वालों को दीदी। ज्यादा रहता। हाँ जी। प्रोफेशन वालों को ज्यादा रहता है। देखिए, ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि जो प्रोफेशन में रहता है उसको कम रहता है एज कंपेरेटिव जो घर में रहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हम अपनी कला को बाहर की ओर दिखा सकें, है ना, बाहर ला सकें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो बहनें होती हैं जिनके पास गुण हैं, ऐसी कलाएं हैं, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उनको डिप्रेशन होता है, लो फीलिंग आती है। इसीलिए ये हम नहीं कह सकते कि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इसलिए हमको स्ट्रेस होता है। तो वास्तव में जो फिजिकल स्ट्रेस है वो कम होता है एज कंपेयर टू ये जो है मेंटल ज्यादा होता है। इसीलिए अब वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम चाहते हैं तो मैनेज कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ। हाँ, वर्क तो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा अगर यहाँ हम मैनेज करते हैं। तो इसीलिए जो है हमें बैलेंस रखने के लिए हर चीज एनर्जी है, तो तीनों एनर्जी तीनों लेवल पर हमको देखना है। अगर तीनों बातों पर हम ध्यान देते हैं, फिजिकल पे, इमोशनल पे, स्पिरिचुअल पे, तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, अर्थात कि वी आर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। यही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना चीज मिसिंग हो जाती है, या तो स्पिरिचुअलिटी मिसिंग हो जाती है, इमोशनल बातें जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए वो मिसिंग हो जाता है, या फिर हम बिल्कुल ही फिजिकल चीजों पर ध्यान नहीं देते, डाइट एक्सरसाइज उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिजिकल एनर्जी मींस कि आपका डाइट अच्छा हो, एक्सरसाइज अच्छा हो, प्रॉपर स्लीप हो, ये सारी बातें हमें ध्यान देने हैं। और इमोशनल एनर्जी के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हम अपने जिसको इंद्रियां कहते हैं, इसके द्वारा हम देखें, सुने, समझें, पढ़ें, तो हमारे इमोशनल एनर्जी बढ़ती है। और स्पिरिचुअलिटी तो इन दोनों का आधार है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी मींस लाइफ। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो लाइफ है ही नहीं। इसलिए इन तीनों बातों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भगवत गीता में क्या होता है? भगवत गीता में भी जो बतलाया गया है अर्जुन को, उसको कर्म योग की कला ही बतलाई गई है
क्योंकि जो अर्जुन रहता है वह जब युद्ध के मैदान में आता है तो युद्ध के मैदान में उसको कर्तव्य तो करना है, लेकिन कर्तव्य करने में उसके जो थॉट्स चलते हैं, जो उसके विचार चलते हैं, एकदम वो वीक फील करने लगता है। तब उसको उसके कर्तव्य कार्य के बारे में बताया जाता है, उसको ऊर्जा प्रदान की जाती है कि आपको ऐसा ऐसा सोचना है। तो उसको जो ये फीलिंग आई, जो लो फीलिंग आई, वो क्यों आई थी, क्यों आई थी? अगर जैसे अर्जुन, हम भी तो अर्जुन है ना, तो अगर हम भी ये सीख लेते हैं जो भगवान ने हमको सिखाया, हम सब सीखते हैं कुछ इसमें से। हमारे जो भाई बहन हैं वो ज्ञान में हैं और कुछ शायद नहीं होंगे, लेकिन जो अर्जुन ने जो सीखा अगर हम वो सीख लेते हैं तो सचमुच क्या होता है, हमारी एनर्जी बिल्कुल हाई हो जाती है। तो क्या अर्जुन ने सीखा और क्या उसमें चेंज आया? कौन सी बात उसको बताई गई? तो उसने सबसे पहली बात तो यही सीखी कि जब हम वर्क प्लेस में जाते हैं तो बैलेंस क्यों नहीं रहता? क्योंकि वर्क प्लेस में जो भी हम कार्य करते हैं वो बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं, और जितना जितना हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे उतना जल्दी थकान की अनुभूति होती है, क्योंकि वी आर नॉट बॉडी, वी आर ह्यूमन बीइंग। और जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होकर कार्य करते हैं उतना मुझे जीवन में उमंग उत्साह होता है, क्योंकि जितना हम अपने आप को बॉडी सोचते हैं तो क्या होता है, हमारी मटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और जितना हम बीइंग सोचते हैं उतना हम इनर कॉन्शियस होते हैं और मुझे पर्पस मालूम रहता है। तो आज स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जो भी सुनेंगे एक नई सोच के साथ सुनेंगे और पुरानी सोच को बंद। मुझे एक बात याद आ रही है कि बचपन में ये कहानी सुना करते थे कि दो चींटी थे और दोनों अलग अलग पहाड़ में रहते थे। एक जो है नमक के पहाड़ में रहता था और एक जो होता था वो शक्कर के पहाड़ में। तो दोनों ने सोचा कि एक दूसरे को पार्टी दी जाए। तो शक्कर वाले जो चींटी थी वो, तो उसने कहा कि मैं तुमको आमंत्रण देती हूँ, निमंत्रण देती हूँ, तुम हमारे यहाँ आओ और आकर के मैं तुमको शक्कर का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। तुमने कहा अच्छा, मैंने तो कभी चखा ही नहीं है शक्कर, ये कैसे होती है बताओ तो। बोले आप आओ तो बहुत अच्छी पार्टी दूंगी। तो वो चींटी जो नमक वाली पहाड़ की थी वो आई और उसने थोड़ा सा शक्कर खाया। तो उसे पूछा पहले जो शक्कर वाली चींटी ने, कैसा लगा? बोले मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, कोई चेंज लग नहीं रहा है, जो नमक के पहाड़ में जैसा था वैसी फीलिंग आ रही है। तो शक्कर वाली चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको शक्कर का स्वाद नहीं समझ में आ रहा है, शक्कर और नमक में तो कितना बड़ा डिफरेंस होता है। फिर उसने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा सा और खा के देखो। तो फिर उसने खाया, फिर कहा मेरे को तो कुछ ज्यादा स्वाद समझ में तो ऐसे आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो कहा अच्छा अपना मुंह खोलो। तो जब मुंह खोला तो देखा जो नमक वाली जो चींटी थी वो उसके मुंह में नमक भरा हुआ था। तो जो नमक भरा हुआ था, तो जब नमक ही भरा हुआ है तो शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? इसी प्रकार अगर हम कोई भी सेशन पुरानी मान्यताओं के आधार पर सुनते हैं या अपने जीवन में भी वही बातें जो हम पहले करते थे अभी भी वही सोचते हैं, उसी आधार पर निर्णय करते हैं, तो मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं बदलता, मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं यह सोचकर कि नहीं, मुझे शक्कर का स्वाद चखना है, अर्थात सचमुच आज के सेशन से कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखना है जिससे कि मेरे जीवन का टेस्ट बदल जाए, तो सचमुच वो आप अनुभूति करेंगे
अर्थात वो इच्छा होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर वर्क लाइफ बैलेंस हम रखना चाहते हैं तो मैंने ये जाना कि व्हाट इज लाइफ। वी आर नॉट ह्यूमन बॉडी बट ह्यूमन बीइंग, और बीइंग ही लाइफ है। तो इस लाइफ को अर्थात सोल कॉन्शियसनेस को अगर मैं कोई भी वर्क प्लेस में ले आती हूँ तो वहां भी एनर्जी आ जाती है, और हमारे में तो एनर्जी आती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ वाले जो होते हैं वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं, और शिकायतें खत्म हो जाती हैं कि अरे हमें तो समय नहीं मिलता, क्योंकि उस समय को ही वो लाइफ बना लेते हैं। तो जब हम बीइंग पार्ट में रहते हैं तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड आती है, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है, मैं अपने अंदर नहीं देख सकती, अपने लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर सकती। इसलिए भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है उसमें स्थित प्रज्ञ स्थिति के बारे में ही बतलाया है। तो आज हम उस स्थित प्रज्ञ स्थिति के आनंद का अनुभव करेंगे। अर्थात आध्यात्मिकता यही कहती है कि सफलता की डेफिनेशन क्या है। सफलता अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, मन को कंट्रोल कर लिया है, वही जीवन में सफल हो सकता है। तो मुझे एक और बात याद आती है कि कैसे बैलेंस रखना, स्थित प्रज्ञ रखना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लोगों के पास आईक्यू बहुत हो गया है, लेकिन ईक्यू और एसक्यू की कमी हो गई है। तो इसी कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए वो जीवन में नहीं हो पाती, और वर्क प्लेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सिर्फ आईक्यू से नहीं, लेकिन जो स्टेबल माइंड होता है उसका चूंकि ईक्यू और एसक्यू भी अच्छा होता है, तो वर्क प्लेस भी एक लिविंग प्लेस, एक बहुत ही सुंदर स्थान बन जाता है। हाई एनर्जी का वो स्थान बन जाता है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका घर हो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज थोड़ा सा भी लोगों को ज्ञान हो जाता है तो कितना घमंड हो जाता है। तो एक ऐसी एक घटना है, एक बार एक बच्चा था, यंग लड़का था, और वो तीरंदाजी बहुत अच्छा करता था। उसको घमंड हो गया। घमंड होने के कारण वो सारे गांव में कहता था कि मेरे को सर्वश्रेष्ठ मानो। थोड़ा सा भी हमारे अंदर स्किल आ जाता है ना, तो हमको क्या होता है, अहंकार आ जाता है। तो सबको कहने लगा कि मुझे सब सर्वश्रेष्ठ मानो। तो गांव वाले कहने लगे हाँ तुम हो तो बहुत अच्छे, लेकिन देखो वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो गांव के एक कोने में रहता है, उससे जाकर पहले कंपटीशन करो, उसको देखो, उससे तुलना करो, उसके तब तुमको पता लगेगा कि वास्तव में तुम सच्चे हो या बेस्ट तीरंदाज हो या नहीं। तो देखा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो गया बूढ़ा व्यक्ति। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो बूढ़ा हूं, तुम तो जवान हो, मेरे से तुमको कंपटीशन करने की क्या जरूरत है, तुम बेस्ट हो। बोले नहीं, गांव वालों ने बोला है कि जब तक वो आपसे नहीं जीतेंगे तब तक वो बेस्ट नहीं मानेंगे। तो कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो कहते हो ना तो चलो मैं कर देता हूँ। तो उसने अपना तीर लगाया, और होशियार तो था, वो यंग पर्सन भी होशियार था, और उसने तीर मारा दीवार पर। तो उसने कहा तुम कर सकते हो, बूढ़े व्यक्ति को कहा। तो उसने कहा हाँ, और उसने फटाफट वैसा ही और भी अच्छे से जहां पे निशान था एग्जैक्ट उस पर लगा दिया। अच्छा ये तो बहुत अच्छा, आप तो सच में होशियार हो। तो फिर उसने कहा कि अच्छा एक बात है, देखो मैंने
तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करोगे? तो कहा हाँ, जैसा आप कहोगे, जहां आप तीर लगाने कहोगे मैं लगा दूंगा। तो उसने कहा कि चलो हम एक जगह चलते हैं। और वो उस लड़के को लेकर एक जगह गया। वो जगह थी क्या थी कि दोनों तरफ खाई थी और बीच में एक पगडंडी थी। तो उस पगडंडी के बीच में चलना था। वो तो जो यंग पर्सन था वो तो देखकर घबरा गया कि ये कहाँ ले आए। बोले कि मेरी आपसे ये सब बात थोड़ी हुई थी, मेरी तो आपसे सिर्फ तीरंदाज की बात हुई थी, ये इस जगह आप कहाँ ले आए हो? बोले नहीं, इसमें आप, मैं चलता हूँ और मैं चलकर एक पेड़ पर निशाना लगाता हूँ, तुमको भी यही करना है। तो वो गया आराम से, बूढ़ा व्यक्ति, और उसने बिल्कुल निशाना लगा दिया 1 सेकेंड में जहां वो लगना था। अब बोला यंग पर्सन को कि अब तुम करो। अब वो तो कांपने लगा, उसको लगा ये मैं कैसे करूं, मैं जाऊं ही कैसे। तो सारा जो ध्यान था उसका उस पतली सी पगडंडी पे था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो उसका जो तीर था वो तो निशाना तो दूर, कहीं इधर उधर गिर गया और बहुत उसको घबराहट हो रही थी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा देखो, तुम हो तो बेस्ट तीरंदाज, लेकिन हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना, एकाग्र करना, ये सबसे बड़ी कला है। तुमको मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जब विपरीत परिस्थितियों में जब व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, वही स्टेबल माइंड कहलाता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वही अपने प्रोफेशन में भी सफल हो सकता है, वही अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर कर्म पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं तो यहाँ ही हमारे गड़बड़ होता है। इसलिए जहां भी हम काम कर रहे हैं उसको हम अगर इंजॉय करना सीख लेते हैं, मतलब हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कहीं हम काम कर रहे हैं और हमें 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़ रहा, कोई बात नहीं, विल एंजॉय, उसमें ही हम उस एनर्जी को भर देते हैं। तो इसलिए टाइम का इतना महत्व नहीं है, महत्व है कि वो समय हमने वेस्ट नहीं किया और हमने प्रेजेंट में जीना सीख लिया। तो देखिए, हम अपने आप से पूछें, 1 मिनट हम अपने आप को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे जीवन में सचमुच वर्क लाइफ बैलेंस है? 1 मिनट के लिए शांत होकर अपने दिनचर्या को देखते हैं। आज सारे दिन की दिनचर्या, जितना समय मैं कार्यों में थी, उस समय मेरी स्थिति कैसी थी? क्या मैं खुश थी या टेंशन में मैंने काम किया?
अभी शाम के समय मैं फ्रेश हूँ या थकान का अनुभव हो रहा है? मेरी एनर्जी हाई है या मुझे लो फीलिंग आ रही? तो अपने आप से हमने पूछा, सबने पूछा, अगर सचमुच मैंने बहुत सारे काम किए होंगे, जो प्रोफेशन में हैं उन्होंने भी किया होगा। जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो हमने सर्जरी भी की। सर्जरी के बाद फिर घर का भी काम किया। घर का काम करने के बाद फिर सेशन लेना था, तो स्लाइड्स भी बनानी थी, सब कुछ किया। तो हमारी स्थिति हमें अपने आप से पूछा, आप लोगों ने भी पूछा होगा, है ना? तो कैसा फील हुआ? तो ये अंदर की स्थिति पर है। तो मेरी तो आज की दिनचर्या तो ठीक थी, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो था। जो भी किया उसके भी निश्चिंत, सर्जरी भी की तो निश्चिंत, क्योंकि जीवन जीने की कला सीख ली है कि जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा। हमने तो काम किया और उस पर छोड़ दिया। तो इस तरह से हमें कला सीखनी है। तो आप में से भी कोई शेयर करना चाहेंगे? श्यामला दी, आप करना चाहेंगे? हाँ, हम ही कर रहे हैं पूरा। अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं बोल के महसूस करे तो वो बोझा फील होता। करण करावन हर साथ है, उन्हों करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ बोले तो हल्के होंगे। तो आपको कैसा फील हुआ? आज सारे दिन अच्छे थे? हाँ, आज मेरे को भी थोड़ा चैलेंजेस आए थे, तो हाँ, मगर तो बाबा मेरे साथ है, ऐसा करके मैं कर ली, तो वो सक्सेस भी हुआ, उतना टेंशन भी फील नहीं हुआ। वेरी गुड। तो यही है, एक कला हमें भी सीखनी है और दूसरों को भी सिखानी है ना, कि चैलेंजेस आएंगे। वर्क प्लेस में चैलेंजेस आएंगे, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते कि इतने घंटे हम ये काम करेंगे। और लेकिन अगर हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें अगर हमने डाल दी है तो रियली, और गीता हमको यही सिखाती है। और कोई और कहना चाहेगा? चलिए, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें वर्क प्लेस पे हमेशा ये सोचना है कार्य करते समय कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। जब तक मुझे पर्पस क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? कभी खुशी कभी गम। क्योंकि अगर हमारे अंदर मटेरियलिस्टिक ही डिजायर है तो उस तरफ जो खिंचाव होता है, उस खिंचाव के कारण ही हम प्रेशर फील करते हैं। क्योंकि दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं क्यों काम कर रही हूं, मुझे अपने आप से पूछना है। तो कोई भी कार्य करते समय व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? कोई शेयर करे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। एक बच्चा कितना खुश है, तो हमें बच्चे के समान खुश रहना है। तो क्या करना है? बच्चे में ऐसे कौन सी चीज है जो उसको खुश रखती है? कौन सी चीज? ओम शांति दीदी जी। हाँ, शांति।
दी बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। इनोसेंट होता है, और क्या होता है? और व्हाट इज द पर्पज शांति। ऑफ माई लाइफ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब हम कोई गोल भी बनाते हैं ना, गोल एंड पर्पज इज डिफरेंट। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ क्या है? जब हम ओम कर्म, शांति। हाँ हाँ, मैंने शुरू से हम ऑफिस जॉब के टाइम से अब तक सेवा भाव ही अपना पर्पस रखा है और अभी तक हाँ वही है। स्टार्टिंग से मेरी भी हॉस्पिटल लाइफ थी। हाँ मैंने 25 साल 30 साल जॉब की है एज ए कार्डियक टेक्नीशियन। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छे से 2-2 3-3 घंटे भी एक्स्ट्रा करके आ जाती थी विदाउट एनी। तो पर्पस ऑफ लाइफ मतलब जो वैल्यूज हैं, जो इनेट क्वालिटीज हैं, उनको अनुभव करके दूसरों को देना। तो जो बच्चा होता है, बच्चे में वो इनेट क्वालिटीज जो होती हैं वो ऑटोमेटिक रहती हैं। वो बॉडी से ज्यादा अटैच नहीं रहता है ना, इसलिए वो खुश रहता है। और हमारी जो इनेट क्वालिटीज हैं वो दब जाती हैं, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है, वर्क का प्रेशर हो जाता है। और बच्चे में इनेट क्वालिटीज हैं हमारे में, लेकिन वो दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चा बन जाओ, हाँ, वैसा इनोसेंट बन जाओ। तो उस तरह से यही डिफरेंस है कि उसका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है और ऑटोमेटिक उसके, इसीलिए तो हर कोई बच्चे को प्यार करता है। तो हमें भी अपने जीवन का यही पर्पस कि हम जो चाहते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, उसका अनुभव करके दूसरों को कराएं। चलिए अब एक बहुत ही जो फेमस जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन कर्म के फल से अटैच ना हो। ये बहुत सुंदर एक श्लोक है और इसको अगर जीवन में कोई अप्लाई कर लेता है तो सचमुच ही विल बी और ही इज हैप्पी। कैसे? तो कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन कर्म का फल नहीं। तो लोग ऐसा कहते हैं, इसका मतलब कि हम बिना रिजल्ट के कर्म करते जाएं? नहीं, लेकिन ये श्लोक यह सिखाता है कि बी इन प्रेजेंट, अर्थात प्रेजेंट पे आप फोकस करो, फ्यूचर पर नहीं, क्योंकि प्रेजेंट हमारे हाथ में है। अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर एक ना एक दिन अच्छा होगा ही। हाँ, जैसे व्यक्ति, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, तो दो स्टूडेंट एक जैसा पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट अलग अलग आती है। तो उसका एक पास्ट एनर्जी आती है, पास्ट कर्मिक अकाउंट, तो उसके कारण। लेकिन अगर प्रेजेंट पर हम पूरा फोकस करते हैं तो धीरे 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 पास्ट कर्मों का जो निगेटिव अकाउंट है वो खत्म हो जाता है और हमें सक्सेस मिलेगी ही। वैसे भी आप देखो कि अगर कोई बच्चा होता है और सिर्फ रिजल्ट पर ही फोकस रखे तो क्या होता है? प्रेजेंट पर उसका फोकस नहीं है तो वो प्रेजेंट में तो वो डरता ही रहेगा। एग्जाम आया और मैं पता नहीं मुझे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, और वो पढ़ रहा है सामने, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कलयुग की दुनिया में चारों तरफ नेगेटिव वातावरण है, तो वो रिजल्ट ही सारा दिखाई देता है। इसीलिए हमें प्रेजेंट पे फोकस करना, ये बहुत सुंदर ये श्लोक बतलाता है। दूसरी बात ये भी बतलाता है यह श्लोक कि अगर आपको सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही, मान लीजिए कोई टीम है, ये बहुत सुंदर ही कर्म करने की एक विधि है कि टीम वर्क अगर हम कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें कोई सफलता मिलती है तो अधिकतर क्या लीडर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे कारण सफलता मिली। तो ये भी उस लीडर की धीरे धीरे वो जो स्थिति है वो खराब हो जाती है और वो अंडर प्रेशर में रहता है, वो टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता। क्यों?
क्योंकि काम सारे लीडर ने किया और सारी की सारी वाहवाही उसने जो ले ली, तो सभी की बद्दुआएं उस पर आती हैं और वो कर्म का प्रेशर महसूस करता है। भले दुनिया में उसका नाम है, लेकिन वो अंदर से वो खाली है, सूखा है। इसीलिए जब भी सफलता मिले, हम कभी भी ना ये सोचें ये मेरे कारण हो रहा है, और कर्म ना करने में भी मेरी आसक्ति ना, मुझे जो कर्तव्य मिला है मुझे वो कर्तव्य करना ही है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। तो कर्म करने में भी मतलब तेरी आसक्ति ऐसा ना हो कि मुझे यही कर्म करना है, जो आपको कर्तव्य मिला है वो आपको करना है। तो अब ये है कि अब कर्म करना है, फिर कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो भगवत गीता का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। योगस्थ कुरु कर्माणि और समत्वम योग उच्यते। तो आप निमहंस का जो स्लोगन है आप देखते हैं, उसमें ही लिखा है समत्वम योग उच्यते, अर्थात कि जो हम कर्म करें योग में रहकर करें, लेकिन जो उसकी रिजल्ट आती है उसमें हम अटैच ना हो, यही समत्व योग कहलाता है। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं भगवत गीता के अनुसार कर्म करने की विधि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कैसी हो। अब देखिए कि अब हम आते हैं स्थित प्रज्ञ स्थिति पे। अर्जुन ये समझ गया। आज हम सेकेंड चैप्टर का ही लेते हैं। बाकी हम जो विधि है कि कर्म योग कैसे करें वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, लेकिन आज स्थित प्रज्ञ स्थिति जो भगवत गीता का मेन एम है और कहा जाए कि वो सार है। तो अर्जुन को जब कहते हैं भगवान हम अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्मयोगी रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो अर्जुन पूछता है अच्छा कि आपने कहा कि स्थित प्रज्ञ स्थिति रहनी चाहिए, मन को स्टेबल रखना चाहिए, तो आप ये बताओ कि मैं कैसे समझूं कि ये व्यक्ति, क्योंकि ऐसे कहने को तो सभी कह देते हैं, हाँ, क्योंकि आज दिखावा बहुत हो गया है, सब कहते हैं मैं तो खुश रहता हूं और अंदर भले कितना टेंशन हो। तो क्या कहता है अर्जुन, देखिए अर्जुन कहता है उसकी पहचान क्या है, वो उठता बैठता कैसे है, उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? तो अर्जुन क्या पूछता है कि आप ये बताइए कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो मेरे जीवन में भी चेंज आ जाता है अगर मेरे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस है, अर्थात मैं स्टेबल माइंड हूं। तो सबसे पहला उसका लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है। कोई बताएगा कैसे बोलता है? फिर हम भगवत गीता के अनुसार बतलाते हैं कैसे बोलता है। कैसे बोलता है स्टेबल माइंड? बहुत ही सुंदर शास्त्र है भगवत गीता। हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ जी, रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए उसमें क्या है, बहुत ही सुंदर श्लोक में दिया है, स्थित प्रज्ञ स्थिति जिसकी रहती है वह पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता, वही स्थित प्रज्ञ स्थिति है। अर्थात संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है। जो स्थित प्रज्ञ है, स्टेबल माइंड है, वो हमेशा जिस सिचुएशन में है, जिस परिस्थिति में है, वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, उसको शिकायत नहीं रहती। गोल बहुत हाई बनाएगा, ऐसा नहीं कि गोल नहीं बनाएगा कि नहीं मुझे जीवन में उन्नति नहीं करनी, उन्नति करनी है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट से वो संतुष्ट रहता। संतुष्टता एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए मुझे अपने आप को देखना है, क्या मैं संतुष्ट हूं?
लेकिन संतुष्ट वही रह सकता है जिसको बाहर से एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाह रहती है, लेकिन मेरी सारी इच्छाएं वास्तव में एक परमात्मा से पूरी होती, स्पिरिचुअल एनर्जी। अर्थात मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है अगर मैं परमात्मा पर विश्वास नहीं करती हूँ, परमात्मा से प्राप्ति का अनुभव नहीं करती हूँ, तो मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं होने देगी। अब संतुष्टता के लिए अगर मुझे परमात्मा से सारी प्राप्तियां हो रही हैं, सारा कनेक्शन है, तो मैं स्वयं से भी संतुष्ट रहूंगी और फिर दूसरों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी और दूसरे भी मुझसे संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि मेरी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है और परमात्मा चूंकि मेरा उससे कनेक्शन है, उसके हाई एनर्जी मुझको मिल रही है, तो परमात्मा से भी मैं क्या परमात्मा मुझसे भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगी और मेरे जीवन में क्या आएगी, कंटेंटमेंट आएगी, हैप्पीनेस आएगी। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? एक उपनिषद है। से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी, पति या पुत्र हो, वे सिर्फ उपकरण हैं। तो ये वास्तव में उसकी एक घटना बताई हुई है कि एक राजा रहता है, तो वो राजा, उसको लगता है कि खुशी वास्तव में क्या है, मेरे पास सब कुछ है, इतना सारा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सारा धन है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में खुशी नहीं है, तो मुझे कोई बतलाए। वो सारे राज्य में घूमता है लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। तो एक जो ये बैलगाड़ी के पास ये बूढ़ा बैठा हुआ रहता है, तो लोग कहते हैं कि इसके पास जाओ, ये तुमको बताएगा। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ जाता है और वहां पर जाता है कि मुझे किसी ने भेजा है कि आप बताओगे कि वास्तव में खुश रहने का, राज्य कारोबार चलाने का, किस तरह से मैं राज्य कारोबार भी चलाऊं और खुश रहूं। तो वो कहता है बूढ़ा व्यक्ति, पहले तुम सारे अपने कपड़े उतारो। तो वो कपड़े उतारता है राजा, नहीं मुझे तो सुनना ही है, तो सारे कपड़े उतारता है, बोलता अब मेरी पीठ खुजलाओ। अच्छा, एक तो उसका मन तो वो हो रहा था, लेकिन कहा कि मुझे ये राज जानना है कि कैसे राज्य कारोबार चलाते हुए मैं खुश रहूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो वो पीठ खुजा के कहता अब तुम बैठो। एक मिनट फोन बंद कर। तो कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ। तो जो बता रहा है वो आप ध्यान से सुनो कि क्या डायलॉग वो बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है ना। जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता। क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता। तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं। तो सुना, तो सारा जो इस संसार में जो बतलाया जाता है, तो भगवत गीता हमें रियल वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बतलाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड तभी आ सकता है जब आप मटेरियलिस्टिक डिजायर के पीछे ना भागो और उस एक से ही शक्ति लो जिसको कि
हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, गॉड कहते हैं, तभी आपके जीवन में चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आ सकता। फिर जो दूसरी बात, दूसरी निशानी बतलाई जाती है कि उसकी भाषा कैसी होती है। भाषा मतलब वाणी नहीं, भाषा मतलब होती है आपकी हर इंद्रियां कैसे बोलती हैं। आपकी इंद्रियों से नजर आता है, आपकी आंखें भी बोलती हैं, सारी इंद्रियां। तो उसकी एक ही निशानी है कि वह सुख दुख में समान रहता है, राग भय क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि समान स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हम बाहर से, क्योंकि अगर जरा भी एक्सपेक्टेशन है, या तो आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा, या तो फिर द्वेष मतलब कि उसे नफरत होगी। तो इन सब चीजों में तभी बैलेंस हो सकता है जबकि हमारा उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन है। तो उसकी भाषा होती है कि इन सब में वो बैलेंस रहता है, उसका चेहरा चेंज नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि चेहरा क्या होता है, मन का दर्पण होता है। तो मन अगर स्थिर है तो हमारा चेहरा बोलता है, हमारी आंखें बोलती है। किसी ने हमारा अपमान किया और बस, तो क्या फीलिंग आई, मतलब अहंकार होता है। क्योंकि अहंकार वाले को ही फीलिंग आती है। लेकिन मुझे इसलिए अहंकार नहीं होगा अगर मुझे भगवान से प्यार है और मुझे मालूम है कि मैं अपने सेल्फ स्टीम में रहती हूँ कि आई एम पावरफुल इनसाइड। हाँ, मुझे कोई बाहर से इज्जत करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इन सब चीजों से मुक्त रहना उसकी निशानी। वैसे भी देखिए क्रोध क्यों आता है, क्रोध इसीलिए तो आता है ना कि कुछ ना कुछ हमारी किसी से एक्सपेक्टेशन होती है। उसकी एक निशानी ये भी होती है कि वह शुभ अशुभ सब में समान रहता है और वो ना द्वेष करता है। तो ये उसके रामायण की एक घटना इसमें दिखाई हुई है। दक्षिण रामायण में ये घटना आती है कि जब श्री राम जा रहे थे लंका की तरफ, तो उन्होंने रामेश्वरम में सोचा कि पहले पूजा की जाए, ज्योतिर्लिंग की उन्होंने पूजा की। तो उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को बोला कि जाओ यहाँ पर हमें यज्ञ करना है और उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो रावण बहुत विद्वान है, उसको लेकर आओ। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने तो बड़े कि भाई मैं तो उनका सेवक हूँ और श्री राम का सेवक हूँ, बड़े अहंकार से बोला चलो श्री राम ने तुमको बुलाया है पूजा अर्चना के लिए। तो रावण तो बहुत गुस्सा हो गया, मैं क्यों जाऊंगा, जो ऐसे लोग उसके पास जाऊंगा जिसकी पत्नी भी उसके पास नहीं, मैं नहीं जाने वाला। हाँ, तू तो, वो तो अहंकारी है ही, तू भी ऐसा है। तो वो नहीं आए और हनुमान जी वापस आ गए। फिर उसके बाद श्री राम ने कहा तुमने क्या बोला था? तो बोला कि हमने ऐसे बोल दिया कि हम श्री राम के सेवक हैं, आपको बुलाया। बोले ऐसे बुलाया जाता है कभी? हाँ, अब यज्ञ के लिए बुलाना है, उनको सम्मान के साथ बुलाओ। तो लक्ष्मण अब तुम जाओ, लक्ष्मण को सिखाया कि तुम ऐसे ऐसे बोलना। तो फिर लक्ष्मण ने बड़े पॉलिश्ड वे में, क्योंकि श्री राम ने आज्ञा दी थी ना, तो बड़े पॉलिश्ड वे में जाकर बोला कि हे लंकाधिराज, हाँ, आपको आवश्यकता है, यज्ञ हमको करना है पूजा अर्चना के लिए, आप बहुत विद्वान हो, तो आप को हमारे बड़े भाई साहब ने बुलाया। तो रावण ने कहा चलो चलता हूँ। फिर आया, पूजा किया, सब कुछ जो विधि विधान थी वो किया। फिर उसके बाद श्री राम ने कहा कि दक्षिणा आप क्या आपको दूं? तो रावण तो हंसने लगा जोर जोर से, अरे जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता है वो मुझे क्या देगा जिसके पास कुछ है नहीं। फिर भी श्री राम तो नम्रता की मूर्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, आप जो भी कहेंगे जो होगा वो देंगे। तो जो उसी समय जो रावण जो है उसने कहा राम, मैं तुझसे तेरी जो नम्रता है और तेरी जो शुभ भावना है उसके कारण सचमुच मैं अपनी हार अभी भी स्वीकार करता हूं। तो उसके ये मन में था, अर्थात किसी के प्रति अगर शुभ भावना शुभकामना है
तो वो व्यक्ति हमेशा स्टेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पर हलचल नहीं होती है। अगर राग द्वेष ये सब भावना, तो ये निशानी है, और ऐसा व्यक्ति वर्क प्लेस में, चाहे प्रोफेशन हो चाहे घर हो, हमेशा सफल रहता है। इसीलिए अगर हमें वर्क प्लेस में कार्य करना है तो हमारी जो इनेट क्वालिटीज हैं, 7 क्वालिटीज के आधार पर हमें रहना है, तभी हमारा माइंड स्टेबल होगा। तो पहली बात हमने क्या बोली कि स्थिर व्यक्ति कैसे बोलता है, दूसरा है कैसे बैठता है, और तीसरा है कैसे वो चलता है। तो ये तो काफी लंबा है, इसको हम बाद में लेंगे। लेकिन आज जो थोड़ा सा जो सार, क्योंकि हमने आज अभी थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि समय पर खत्म भी होना चाहिए। पहली बात कि अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं तो नंबर 1 यही कि हम अपने आप में संतुष्ट रहें, जहां पर कार्य करते हैं वो सोल कॉन्शियस होकर करें, अर्थात उस कार्य में चैतन्यता लाएं, इनेट वैल्यूज लाएं, तभी हम प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी सफल हो सकते हैं, और बुद्धि तभी एकाग्र हो सकती है। दूसरा जो हमने सीखा कि प्रेजेंट में हम रहें, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, अर्थात प्रेजेंट के पर हम पूरा पूरा फोकस करें, कर्म के परिणाम पर हम ना जाएं, क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा है तो अवश्य ही हमारा भविष्य अच्छा होगा, अर्थात कि फ्यूचर हमारे हाथों में है। इसीलिए कर्म पर फोकस करना है। तो हमें टाइम कॉन्शियस नहीं होना है, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना है, और तीनों एनर्जी का बैलेंस रखना है। कौन कौन सी? स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, और जो तीसरा है वो फिजिकल एनर्जी। फिर अगली बात कि हम राग द्वेष क्रोध इन पर जीत पाए, यह तभी हो सकता है जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना हो। तो ये हमने देखा स्थिर बुद्धि व्यक्ति की भाषा क्या होती है। तो इसलिए पहला जो आज सेशन यही था कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ कि हाईएस्ट एनर्जी इन माय लाइफ इन एवरी फील्ड, आइदर इन प्रोफेशन या फिर मेरे घर में। तो ये थोड़ी सी बातें हमने देखी, और अगली बार हम देखेंगे उसकी किस तरह से हम दिनचर्या बनाएं कि हमारे प्रोफेशन में भी हमारी प्रोग्रेस हो और मेरे घर में भी सुख शांति आए। तो वो हम सारी रूटीन उसके इसकी दिनचर्या बनाएंगे। कहते हैं ना कि कैसे बैठता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और कैसे बोलता है। तो इसके लिए अब हम थोड़ा समय, अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लें, फिर 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है ना। बताइए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो हमने किया? जिन भी भाई बहन के प्रश्न है वो पूछ सकते हैं दीदी जी से, या हाँ, चैट बॉक्स में भी पूछिए। लिख सकते हैं, हाँ हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओम जी शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी, रोज जैसे सर्जरीज आपने बताया कि रहती हैं, तो मेरे हाँ फील्ड में भी रहती हैं सर्जरीज। हाँ हाँ तो शुरुआत करते समय एक छोटी सी चीज करते हैं हम कि बाबा को बोलते हैं, बाबा आप आइए, इन हाँ हाथों को आपको समर्पित कर दिया है, ये बुद्धि आपकी है, मैं हाँ केवल निमित्त मात्र हूँ, और जो आपको इससे इन हाथों से कराना है आप कराइए। अब उसके बाद सर्जरी के टाइम पे ये बहुत मेरे मन में आता है कि बीच में कैसे बाबा को क्या कंटिन्यूअस याद में कैसे रहा जाए, क्योंकि कई बार तो हम इतना तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, हमारा पूरा फोकस उधर ही रहता है। तो क्या वो सही तरीका है, या कैसे बाबा की याद रहे, योग कैसे रहे जब हम बिल्कुल बीच में होते हैं? देखो, बाबा को हमने बुला लिया है ना, वो तो आ गया,
और हमने उसको सरेंडर कर दिया है कि बाबा हाथ आपके हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये तो कहते हैं ना, कहीं कहीं 100% आपको फोकस करना पड़ता है ना स्टेप में। हाँ जी। वो अलग बात है, वो तो बाबा तो साथ है ही ना, हाँ बाबा तो जी। साथ है ही, तो वो तो है ही साथ। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे आप मान लो मैथ्स का भी कुछ का जो मैथ्स करते हैं, या तो उसमें तो कुछ समय तो हमको देना ही पड़ता है। लेकिन हमने पहले ही अपने चारों तरफ तो बाबा को ले आया ना, शुरुआत की ना। हाँ, हाँ बीच जी। में अब जैसे हम लोग फालतू, कभी कभी ड्यूरिंग सर्जरी आपको होगा कि फालतू फालतू बात करने लगते हैं, होता ना, क्योंकि हाँ कई जी। हाँ सर्जरी जी। रूटीन होती हैं। हाँ जी। रूटीन होती हैं, जैसे गायनिक्स वालों के लिए रूटीन वही सीजर है, वही वही है। तो क्या होता है, आपस में जो फालतू बात करते हैं, वो फालतू बातें ना करके वो भगवान का संदेश दें, वो बिल्कुल। सेवा का टाइम हो जाए। बस ये कर जी, सकते हैं, है ना। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जी जी तो चले हम थोड़ी सी यात्रा पर। जी दीदी। ओम शांति। आराम से बैठते हैं। चारों तरफ से अपना बुद्धियोग हटाकर स्वयं पर ले आते हैं। मैं स्थिर बुद्धि, दिव्य आत्मा, मेरा नया जन्म अलौकिक है। मेरी सोच महान है। मेरा जीवन खुशनुमा, दोनों आईब्रोज के बीच मैं चैतन्य हूँ। शांत, ये शांति दोनों आईब्रोज के बीच से निकल रही है। सारे शरीर में फैल रही। सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ये शांति मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे मदद करती है। और वो प्रोफेशन मेरी एनर्जी को बढ़ाता है।
चारों तरफ जहां मैं रहती हूँ वहां शांति ही शांति फैल जाती है। और सभी मुझसे कार्य करने की कला सीखना चाहते हैं। मेरे घर में भी शांति है। यहाँ भी चारों तरफ शक्तिशाली स्वर्गिक वातावरण है। ये जीवन जीने की कला स्वयं गीता ज्ञान दाता ने सिखलाई। मुझे भी सबको ऐसा ही सिखना। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं। Om Shanti Vidhi ji, thank you so much for beautiful session. Om Shanti. Om Shanti. हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है